गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल से ही आपको पता चल रही है कि हमारा आपका लेक्चर का सेट नंबर 6 है, 6 नंबर का सेट है और हम लोग 5 सेट इससे पहले लेकर के आए हैं और आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि 5 सेट में आपको बहुत मदद मिला होगा। आज छठा सेट और जो भी सेट रेगुलर वे पे हम लोग लेकर के आएंगे, आप जरूर लास्ट में देख करके जाना है। एग्जाम के दिन एक बार रिवीजन करके जाना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलेगी। और जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार जरूर देना। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? तथ्यों की उनकी समानता और विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रमबद्ध करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखना, उसी को हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण होता है सरल होना, सीमित होना, उचित होना। आंसर होगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपिकिरण पदों के विचरण का माप है? यह बात स्टेटमेंट दिया था बावली। ये सब क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन 13वां एग्जाम में दिखेगा। आ गया तो मार देना है, ठीक है, और नहीं आया तो उसमें क्या करना है। लेकिन याद रखिएगा, जाकर के आपको बहुत ज्यादा क्या करेगी, ये आपको मदद करेगी। ठीक है, जब निचली और ऊपरी सीमा दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसा वर्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब जब इस प्रकार का कोई आपका वर्ग होता है जिसपे हम लोग विचार करने का काम करते हैं, तो इस प्रकार का जो वर्ग है उस वर्ग को हम लोग कौन सा वर्ग बोलते हैं? तो याद रखना बेटा, इस प्रकार का कोई भी वर्ग होगा वो समावेशी वर्ग होगा। यदि बहुलक इतना है, समांतर माध्य इतना है, तो माध्यिका ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला बहुत अच्छा से हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ध्यान देना बेटा, ठीक है। बहुलक का मान 16 है, ठीक है। ठीक है, माध्यिका क्या है? 3 माध्यिका। हमको माध्यिका तो निकालना है, ठीक है। तो 3 गुना या इसको 3 माध्यिका को 3 माध्यिका ही रहने देते हैं, इसको चेंज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 3 माध्यिका हो गया और 2 माध्य का वैल्यू कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो 2 गुना 20 हो गया 40, ठीक है, हो गया। चलिए अब ध्यान से आपको समझना है, ये माइनस में, यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब माध्यिका बराबर करेगा तो बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये माध्यिका हो गया, माध्यिका निकल गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 40, 56/3, ठीक है। 56/3 यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 2 और 6, .18 18.6 आता है आंसर, 18.6। चलिए ध्यान दीजिए, निर्देशांक के प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा। निर्देशांक का प्रकार मूल्य निर्देशांक भी होता है, थोक मूल्य निर्देशांक भी होता है, उत्पादन निर्देशांक भी होता है, सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति के वितरण को दर्शाता है उसको कौन सा ग्राफ कहा जाता है? वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति के वितरण को दर्शाता है वह कौन सा ग्राफ होता है? उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण चित्र। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा, कोलकाता। कहाँ पर है बेटा? कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा नगद फसल है? याद रखिएगा, कपास ये नगद फसल है, चाय नगद फसल है, ठीक है, जूट नगद फसल है, धान गेहूं ये सब खाद्यान्न है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में के समता हिस्सों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचना क्या कहलाता है? उसको विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, क्या है? बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा है। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो पारंपरिक स्रोत वाणिज्य ऊर्जा भी है, गैर वाणिज्य ऊर्जा भी है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों के ऊपर आय पर लगाया जाता है, ऊपर तो इसका होता है। जब कोई कर सीधा तौर पर व्यक्ति को देना पड़ता है उसको हम लोग कौन सा कर बोलते हैं? उसको हम लोग, ठीक है, जाकर के प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। कौन सा कर बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है,
ठीक है, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हो गया आपका जाकर के ध्यान देगा आपका जाकर के। अब जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है, किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, किसी वस्तु पर लगाया जाता है, वो आपका अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? याद रखना बेटा, वो हस्तकरघा उद्योग होता है। कौन सा उद्योग होता है? हस्तकरघा उद्योग। गरीबी रेखा का संबंध है किससे? गरीबी रेखा का संबंध किससे है? याद रखिएगा, एक निर्धनता होता है निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष निर्धनता होता है तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया जाता है वो होता है सापेक्ष, और जब लोगों का मूलभूत आवश्यकताएं, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के आधार पर जब तुलना किया जाता है, सॉरी बाबू, जब कोई व्यक्ति अपना मूलभूत आवश्यकता का पूरा नहीं कर पाता वो होता है निरपेक्ष निर्धनता। और जब हम तुलनात्मक आधार पर करते हैं, राष्ट्रीय आय के आधार पर, जीडीपी के आधार पर जब करते हैं कोई राज्य कोई देश का, वो होता है आपका सापेक्ष। तो गरीबी रेखा किसका है? गरीबी रेखा कौन सा निर्धनता है? तो निरपेक्ष निर्धनता है। ठीक, कृषि साख का के गैर संस्थागत स्रोत कौन सा है? गैर संस्थागत स्रोत, याद रखिएगा, गैर संस्थागत स्रोत बेटा याद रखिएगा, महाजन। महाजन क्या होता है? गैर संस्थागत है, बाद बाकी सब संस्थागत है। आधारिक संरचना का दो प्रकार कौन सा है? आधारिक संरचना का सामाजिक और क्या होता है? आर्थिक होता है। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कौन सा था? याद रखिएगा बेटा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2012 से 2017, ये लास्ट था। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना का क्या था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना पर विशेष रूप से किस पे जोर दिया गया था? कृषि और सिंचाई परियोजना पर जोर दिया गया था। कृषि साख का साधन है, कृषि साख का साधन कौन है? भूस्वामी भी है, ग्रामीण बैंक भी है, व्यावसायिक बैंक भी है आपका। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक इस ऑप्शन के आधार पे भारत में है। ठीक है, नवरत्न क्या है? नवरत्न एक प्रकार का सार्वजनिक उपकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है उसे क्या कहा है? उसे बेरोजगारी कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है बेटा? बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार रहता है उसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं, सीधा समझते हुए। ठीक है, अब एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति को काम मिलता है लेकिन उचित काम नहीं मिलता है, उसके योग्यता के आधार पर नहीं मिलता है, तो हो गया आपका ऐच्छिक। ठीक, अनैच्छिक बेरोजगारी किसको बोलते हैं? जब कोई मजदूरी दर चलता है, इसको इस ऑप्शन के आधार पे, ठीक है, आपका जाकर के अनैच्छिक ऑप्शन रहता है तो आंसर यही होता है, लेकिन इसमें तो ऐच्छिक दिया गया है। तो जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छा रखता है और काम नहीं मिलता है तो उसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं, सीधा समझिए। ठीक, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, संरक्षण किसको करना था? तो हिमालय क्षेत्र में उद्देश्य किस वन को है? हिमालय क्षेत्र के वन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उत्तराखंड के चमेली नाम का एक जिला था, उसी जिला से उसका स्टार्ट करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है? उसको व्यापार संतुलन कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, नरेगा कितने दिनों का रोजगार देता है? 100 दिनों का रोजगार देता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा पूरा भारतवर्ष में नरेगा कब लागू किया गया? पूरा भारतवर्ष में 2008 में। कब लागू किया गया? 2008 में। याद रखिएगा। ठीक है, कितना दिन का रोजगार देता है? 100 दिन का रोजगार का सुनिश्चित करता है। वनोन्मूलन का परिणाम है क्या होता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, जैव विविधता इन सब होगा, इनमें से सभी। मानव पूंजी में सम्मिलित है। मानव पूंजी में क्या सम्मिलित होता है? श्रमिक और उद्यमी दोनों होता है, पूंजी में शामिल होता है। ठीक है, SHG क्या है? एक स्वयं सहायता समूह है। क्या है? स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, आपका निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल होता है। निर्माण क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक। ठीक है, खेती कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक। बैंकिंग कौन सा क्षेत्र में आएगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बैंकिंग कौन सा क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो तीसरा में आता है। संचार व्यवस्था तीसरा में आता है। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए, पर कैपिटा इनकम तो चीन का होगा। ठीक है, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? गॉडफ्राइड अकेनवाल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन अब सांख्यिकी का संबंध किससे है? प्रशासन से, राजनीति से, मनुष्य से नहीं, आंकड़ों से होता है। चलिए, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है? याद रखना है। तो वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था बेटा? याद रखिएगा 1776 को। 1776 को क्या हुआ? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित करा गया था। इसी में वो धारणा दिया था। कौन सा धारणा दिया था? धन संबंधित धारणा। ठीक है, मास्टर का पुस्तक क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा पुस्तक था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें कौन सा धारणा दिया था? मानव कल्याण संबंधित धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो
समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है उसे कौन सा समंक कहा जाता है? प्राथमिक समंक। कौन सा? जो प्रकाशित होता है न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है उसको द्वितीयक बोलते हैं। समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा कौन सा है? वो द्वितीयक आंकड़ा होता है। कौन सा आंकड़ा होता है बेटा? द्वितीयक आंकड़ा होता है। संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होता है? ठीक है, वो आपका विजातीय समंक के लिए होता है। ठीक है, एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा आधारित होता है किस पर होता है? देव निर्देशन पर, समूह निर्देशन पर। ठीक है, देव निर्देशन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण। भारत में जनगणना होती है कितना साल बाद? 10 साल बाद। याद रखिएगा, पहली बार जनगणना स्वतंत्र भारत में 1951। ठीक है, और आधिकारिक रूप से आपका स्वतंत्रता से पूर्व यानी जब गुलाम भारत था तब आपका कब हुआ था? 1881। आप पिछले वीडियो में बात किए थे इसमें वायसराय कौन था? आप जरूर उसको कमेंट करके लिखिएगा कि 1881 में उसमें वायसराय कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत आता है क्या? आता है किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल को समावेशित करना। किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा के वर्ग अंतराल को समावेशित नहीं करता है। ठीक है, किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करता है। अपवर्जी विधि। ठीक है ना, तो हम लोग एक बात याद रखिएगा कि जो आपका अपवर्जी विधि है उस अपवर्जी विधि में क्या होता है? वह जो वर्ग अंतराल होता है उसको समावेशित नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण करना। किसी सारणी का मुख्य अंग क्या है? शीर्षक, सारणी। ठीक है, आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओजाई वक्र को क्या कहा जाता है? ओजाई वक्र को क्या कहा जाता है? ठीक, याद रखिएगा, सरल आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र। ठीक है, आवृत्ति आय चित्र और वृत्त चित्र। तो जो ओजाई वक्र है उस ओजाई वक्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संचयी आवृत्ति वक्र के नाम से भी जाना जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र के नाम से भी जाना जाता है। चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। तो चित्रमय प्रदर्शन, जब हम चित्र के आधार पर किसी भी चीज को प्रदर्शन करते हैं तो उसको सबसे अच्छा चित्र होता है, ठीक है, आयात चित्र। कौन सा होता है बेटा? आयात चित्र। ठीक, बहुलक की गणना किया जा सकता है आवृत्ति आयात चित्र के आधार पर। आयात चित्र क्या होता है? एक बीमीय होता है? नहीं, एक बीमीय नहीं होता। कौन सा बीमीय होता है? द्विबीमीय होता है। ठीक है, कौन सा बीमीय होता है बेटा? याद रखना है, द्विबीमीय होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? अंक गणितीय माध्य की। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था? याद रखना है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था, ये भी सही है। अर्ध सामंती था, ये भी सही है। विच्छेदित अर्थव्यवस्था था, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है? आपका सही है। तो ब्रिटिश काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, आपका ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से था? तो औपनिवेशिक शासनकाल था, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था। ठीक है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था। चलिए आपका जाकर के हम लोग ये सेट नंबर आपका 5 था। ठीक है, आपका इस सेट नंबर आपका 6 था। ठीक है, और हम लोग 1-2 सेट लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, धन्यवाद।